पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। जी हां, पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो हालात बने हुए हैं उस पर पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इसी बीच फ्रांस के साथ भारत ने अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील कर ली है। वहीं डील के तहत भारत को 26 राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे जो आधुनिक तकनीक से लैस है। वहीं फ्रांस के साथ भारत के रक्षा समझौते ने पाकिस्तान की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो हर मोर्चे पर भारत के आगे पानी भरने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझ ले कि भारत की सैन्य क्षमता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यह पाकिस्तान को तिल मिलाने के लिए, बौखलाने के लिए काफी है। अब आपको यह बहुत महत्वपूर्ण ग्राफिकल इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो राफेल एम और राफेल में क्या अंतर है? तो टेल बुक के साथ है राफेल एम, जबकि राफेल टेल हुक के बगैर है। वहीं राफेल एम कई हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल दाग सकता है, जबकि राफेल स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार और हवा से हवा की क्षमता में हमला कर सकता है, मार कर सकता है। वहीं राफेल एम एयरक्राफ्ट कैरियर्स लैंडिंग के लिए एयर फ्रेम किया गया है, जबकि राफेल की बात करें तो उसका स्टैंडर्ड फ्रेम है। तो ये कुछ डिफरेंशिएट है, ये कुछ अंतर है जो राफेल एम और राफेल के बीच है। तो कई हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल, विमान वाहक पोत से जुड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है राफेल एम। हालांकि इन लड़ाकू विमानों की, इस राफेल की अपनी अपनी खासियत है। तो हर मोर्चे पर भारत के आगे पानी भरने वाला पाकिस्तान एक बार फिर फिसड्डी नजर आता रहा है। वहीं दोनों देशों के तल्ख रिश्तों के बीच भारत ने फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील की है, जिसके तहत भारत को 26 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे, जिनमें 22 राफेल मरीन फाइटर जेट और 4 राफेल फाइटर शामिल हैं। इस डील के बाद भारत की सैन्य शक्ति और ज्यादा मजबूत हुई है। तो वहीं दूसरी ओर भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को देख पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। भारत आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इस बीच भारत और फ्रांस के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई। फ्रांस के साथ हुई 63,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील के तहत भारत को परमाणु बम दागने वाले 26 राफेल विमान मिलेंगे, जिनमें 22 राफेल मरीन और 4 राफेल विमान शामिल हैं। इन राफेल मरीन फाइटर जेट की तैनाती नेवी की शक्ति को मजबूत करने के लिए की जाएगी। फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील पर भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साइन किए। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में मंजूरी मिली थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुलाई गई थी। फ्रांस के साथ हुई डिफेंस डील के तहत भारत को मिलने वाले राफेल मरीन फाइटर जेट कई मायनों में आधुनिक और एडवांस तकनीक से लैस हैं। राफेल मरीन फाइटर जेट की चौड़ाई 10.80 मीटर, ऊंचाई 5.34 मीटर और लंबाई 15.27 मीटर है। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फाइटर जेट 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही इसमें एंटी शिप स्ट्राइक की क्षमता होगी और इस जेट को न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया। इसके अलावा इस जेट में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता होगी। साथ ही इसे लैंड करने के लिए भी बहुत कम जगह की जरूरत होगी। इसका फ्रेम मजबूत करने के साथ साथ लैंडिंग गियर और टेल हुक के साथ होगा। भारत ने फ्रांस के साथ ऐसे वक्त में डिफेंस डील की जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तल्ख हैं। इस डील के बाद अब पहले से ही भारत की सैन्य शक्ति से डरा हुआ पाकिस्तान खौफ के साए में है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।
तो फिलहाल हम इसी पूरे सिनेरियो के बीच डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डील हुई है इस सिनेरियो के बीच इसके मायने क्या हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ आपका करवा देते हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ दर्शन सिंह ढिल्लो साहब जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार शंभू भद्रा जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर। दर्शन सिंह ढिल्लो जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा, ये जो क्रूशियल सिनेरियो बना हुआ है और इसी बीच राफेल डील करता है भारत, इसके मायने क्या है? सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप ये समझाइए। इस समय जो ये डील हुई है, इसके सबसे बड़ा तो एक मैसेज जो जाता है पाकिस्तान को कि भारत अपनी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड कर रहा है और उसके वर्ल्ड में अच्छे रिलेशन है, अच्छी उसको टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में मिल रही है। तो ये तो एक मैसेज है। दूसरा, इम्पैक्ट फिलहाल नहीं है पर लॉन्ग टर्म एक डेटरेंस है, क्योंकि पहला एयरक्राफ्ट 28 में आ रहा है। इसके साथ जो आज ये है कि हमने जो पहले ग्राउंड पे काम करने वाले एयरक्राफ्ट थे, जो ग्राउंड से हवा में थे, अब हमने वो कैपेबिलिटी समुद्र से ग्राउंड में और हवा में मार करने वाली एक्वायर कर ली है। क्योंकि 22 जो वर्जन है इनके, M वर्जन जो है मरीन वर्जन है, वो एयरक्राफ्ट से टेकअप कर सकते हैं और न्यूक्लियर कैपेबल है। तो एक तरह से जो हमारी सरहद है समुद्र में उसको भी सिक्योर कर लिया है। और जो उनके पोर्ट है जो पहले हमारी रेंज में नहीं आते थे फाइटर जेट्स के, अब वो, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बेस होंगे तो एयरक्राफ्ट उनको काफी नजदीक ले जाएगा। पाकिस्तान के जैसे कराची पोर्ट है, तो एयरक्राफ्ट से कैरियर से उड़ान भर के वो नंबर ऑफ सॉर्टीज ज्यादा कर पाएंगे, ज्यादा रिएक्शन टाइम पाकिस्तान के पास कम होगा कि उनके बहुत नजदीक से टेक ऑफ करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है राफेल की, जो मरीन वर्जन हमने लिए है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी है हमारी वेपन को अपग्रेड करने की, वो है। और बहुत देर से उम्मीद थी, ये बात चल रही थी, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है। भारत लगातार अपने हथियार साजो सामान को अपग्रेड कर रहा है और उसमें लेटेस्ट, क्योंकि हमारी जो फ्लीट है थोड़ी एयरक्राफ्ट की पुरानी हो चुकी है, तो लगातार उसको एक रिप्लेस करने का प्रोसेस चल रहा है। और ये दूसरी खेप बड़ी आ रही है। इसमें एक जो नई डायमेंशन जुड़ी है वो ये है कि हमने अभी समुद्र में जो इस कैपेबिलिटी को एस्टेब्लिश कर लिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर से भी न्यूक्लियर मिसाइल दागने में हम सक्षम हो जाएंगे इनके आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है उसको स्वाभाविक है कि पाकिस्तान भी बहुत बारीकी से देख रहा है। वो पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं दोनों हाथ फैला रहा है सभी देशों के सामने कि पैसा डाल दो, भीख दे दो, लेकिन उसका साथ कोई नहीं दे रहा। शंभू भद्रा साहब, ये डिफेंस डील संयोग है या प्रयोग है? नहीं, ना तो संयोग है ना ये प्रयोग है। ये तो भारत सरकार की प्लानिंग है जी। और ये पहले से प्लानिंग थी कि अभी जो INS विक्रांत है उस पे भारत की जो क्षमता है कि अभी MiG-29 से काम चल रहा था जी। तो अभी कुछ साल पहले ही इस मामले में बैठक हुई कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया, सेना की तरफ से कहा गया कि जो MiG-29 है उसका जो हैंडलिंग है वो थोड़ा सा अभी थोड़ा पुराना हो गया है टेक्नोलॉजी वाइज भी, और उसकी हैंडलिंग थोड़ा सा आसानी से नहीं हो पाती है, उसके पार्ट पुर्जे और तमाम चीज़ें। तो वहाँ पे एक रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी और भारत इसके लिए 2 देशों के विकल्प पे विचार किया था सरकार ने। एक तो अमेरिका के बोइंग 18 के बारे में बात की थी और फिर फ्रांस की जो अभी राफेल मरीन की बात हुई थी। तो पहले चूंकि फ्रांस के साथ भारत की एक तो डील हुई थी राफेल जेट को लेकर के, जिसमें कि उस समय भी 36 राफेल जेट भारत ने खरीदा था, उसकी आपूर्ति 2022 तक पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद जब हम अपनी नौसेना के जो फ्लीट है हमारे INS विक्रांत और INS दूसरे हैं विक्रमादित्य हैं, तो विक्रांत पे जरूरत थी कि एक ऐसे लाइट वेट और प्लस हाईटेक जेट की जरूरत थी जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम हो और जो पनडुब्बियां हैं, मतलब पानी के अंदर जो पनडुब्बियां हैं, खास करके चाइना के थ्रेट को आप देखेंगे तो भारत इस वक्त लाल सागर, अरब सागर, इन सब इलाके में काफ़ी मजबूत है।
जी। तो वहाँ पे अपनी मजबूती को और बढ़ाने के लिए भारत को चाहिए था कि एक हाईटेक मिल जाए जी जेट। जी। भद्रा साहब, उसमें क्योंकि चर्चा ये भी चल उसमें रही है, क्या अभी आपको लगता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या फिर जो लेटेस्ट फाइटर जेट है वो राफेल से ऊपर है क्या किसी देश के पास? नहीं है, क्योंकि बोइंग 18 की बात हो रही थी, तो वो जब तुलना की गई, जो बोइंग 18 अमेरिका की है, जी। जब तुलना की गई तो उस तुलना के हिसाब से जो राफेल मरीन है वो ज़्यादा बेहतर है। तो यानी कि भारत ने जो बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ परचेज किया है, और ये मान लीजिए कि एक डील को फाइनल किया है, 2-3 साल में आपको मिल जाएगा। और जी। सरकार जो है अभी भारत को जरूरत 57 की है, जी। 57 में से 36 फ्रांस से मिल रहा है, बाकी जो अभी रेस्ट है उसके लिए और ऑप्शन पे बात होगी, या तो भारत में ही अपने जो फाइटर जेट है उस तरह की बनाने की बात होगी, या फिर किसी और कंट्री से रसिया से या जी। फिर अमेरिका से भारत इस तरह की डील कर सकता है जो रेस्ट बाकी है। लेकिन जी। कुल मिला के ये है कि इसकी जो टाइमिंग है, इस डील को जो फाइनल करने की टाइमिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के साथ तनाव है, और उस तनाव की स्थिति में भारत ने पहले 2 काम किया है कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है थल सेना के थ्रू, दूसरे बार एयर स्ट्राइक किया है। तो अब ये लग रहा है कि भारत जो अपना नौसैनिक है, नौसेना रूट है, उस रूट को मजबूत करके पाकिस्तान को एक तरह से इन फ्यूचर में घेरने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि हूती जो बार बार समुद्र में हमला करता है, उसमें भारत ही नहीं दूसरे देशों के जहाज़ों का भी हमला करता है। तो लाल सागर में पिछले 10 साल में इस वक्त भारत की रणनीति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका को भी सहारा की जरूरत पड़ती है तो भारतीय नौसैनिकों से मदद लेते हैं, खास करके समुद्री डकैती को रोकने में, अपने सामान को छुड़वाने में, तमाम तरह के। तो भारत की वहां पे काफी लीड बन चुकी है 10-12 साल का, 15 साल के एक्सपीरियंस से। चप्पे चप्पे पे भारत की चीजें हैं वहां पे नौसैनिक रूप से। तो ये राफेल M आने से फायदा ये होगा कि भारत जल से हवा में प्लस पानी के नीचे कहीं भी एक तो वार करने में सक्षम होगा, एंटी मिसाइल शिप है, पनडुब्बी को उड़ाने में सक्षम होगा। और निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं जो भारत के लिए नुकसानदायक कभी कभी साबित हो जाते हैं, तो उनके लिए एक थ्रेट है कि उनकी अपनी सुरक्षा के लिए भारत उनको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम रक्षा के तौर पे काफी स्ट्रांग है, और इस वक्त मतलब कि आगे चल के हम और स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है। ढिल्लों साहब, आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के पास राफेल की टक्कर का क्या है, कौन सा फाइटर जेट है? भाई वो तो F-19 का जिक्र बहुत करता है। देखिए, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, हमेशा से रही है। पाकिस्तान के पास बेस्ट टैंक भी रहे हैं, बेस्ट एयरक्राफ्ट भी रहे हैं, पर सिर्फ बेस्ट इक्विपमेंट होने से कुछ नहीं होता। तो आपके पास का जज्बा, टेक्निक और जो आपकी शक्ति है वो भी होनी चाहिए। हमारे पास जो पायलट्स हैं, जो फ्लीट है, जो ट्रेनिंग है हमारी, पाकिस्तान में वो कहीं मैच नहीं है। अभी देखिए कि हमारे एक मिग ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक F-16 को मार गिराया था, जबकि दोनों में टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये था एक जज्बा और ट्रेनिंग जिससे हम बड़ी टेक्नोलॉजी को भी डिफीट कर सकते हैं। यही चीज 71 वॉर में थी, उनके पास साइबर जेट थे, पर बांग्लादेश में 4-5 दिन के बाद में उनकी एयरफोर्स नजर नहीं आई। उनके पास पैटर्न टैंक थे, और असल उत्तर में हमारे टैंकों ने, T-55 ने जो पैटर्न टैंक थे उनका पैटर्न्स का ग्रेव यार्ड बना दिया था, जिसको अमेरिका ने भी बाद में स्टडी किया था कि पैटर्न टैंक इतनी बुरी तरह फेल क्यों हुआ। तो ये है कि हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो आर्मी की कोहेसिवनेस है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है, इन्फेंट्री की आर्मर्ड के साथ, आर्मर्ड की एयरफोर्स के साथ, तो वो बहुत अच्छी है। तो वैसे तो अभी टेक्नोलॉजी जो ज्यादा उनके पास थी, पहले पाकिस्तान के पास हुआ करती थी, वो अमेरिकन थी, पर अभी अमेरिका ने उनको भीख देना बंद कर दिया। तो ज्यादा से ज्यादा उनके पास जो चाइनीज चीजें आ रही हैं, चाइनीज चीजें टेक्नोलॉजी में उतनी सुपीरियर नहीं है, उतनी स्टेबल नहीं है। लेकिन ढिल्लों साहब, ऐसा कुछ है क्या कि मतलब जो पाकिस्तान के पास जो वेपन्स है, जो हथियार हैं, उसमें अमेरिका ने जो बहुत लंबे समय तक जो सहयोग किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो अभी जो फिलहाल वर्तमान स्थिति है, क्या वो हथियार, वो वेपन्स वो अमेरिका के दिए हुए हैं पाकिस्तान को? बिल्कुल, अभी पाकिस्तान के पास ये सिचुएशन है, बहुत सारे F-16 के स्पेयर्स नहीं है, वो ग्राउंडेड है। हाँ, ये तो फैक्ट है।
अब वो इसलिए चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं, चाइना के जेट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना के जेट से भारत का कोई मुकाबला नहीं है, राफेल है और दूसरे एयरक्राफ्ट भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनसे इंफीरियर है। तो हो सकता है एक एयरक्राफ्ट में थोड़ा बहुत फर्क हो, पर हम लगातार जो हमारे पास पुरानी फ्लीट है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। सारे हमारे मिक्स भी अपग्रेड हुए, मिराज भी हुए हैं, सारे एयरक्राफ्ट मिग 29 को भी अपग्रेड किया। तो नए नए वर्जन इसमें आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड होती है। ये नहीं है कि 10 साल पहले खरीदा वो 10 साल वाली टेक्नोलॉजी है। तो हम लगातार उनको वर्ल्ड क्लास बना के रखते हैं। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया F-16 का, F-16 वर्सेस राफेल की अगर हम बात करें तो आगे कौन है टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर सुविधाओं से लैस मामले में? F-16 से बहुत ज्यादा आगे है राफेल जी। F-16 बहुत पुराना मॉडल है। पहली बात है कि यूएस से कभी भी जो लेटेस्ट मॉडल है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता है। जो उनके ऑब्सोल्यूट मॉडल हो जाते हैं, जो उनके काम के नहीं रहते हैं, सिर्फ वही मॉडल उन्होंने एक्सपोर्ट करके ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को दिए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान एक है जी। लेकिन इसमें एक चीज की जी भद्रा जी अपनी बात रखिए। यहाँ पे जोड़ना ये चाहता हूँ कि सही बात है कि जो अमेरिका के साथ भारत की कई बार डिफेंस डील जो फाइनल नहीं हो पाती है, वो इसलिए कि अमेरिका की जो हाईटेक इक्विपमेंट है या वेपन्स हैं या मिसाइल है, कुछ भी है, उस पे वो विद टेक्नोलॉजी बात नहीं करते। बिल्कुल, कि मतलब ठीक है, इसीलिए नहीं हो पाती है। और पुराने मॉडल जो अपडेटेड नहीं है वो मॉडल बेचने की कोशिश करते हैं। जबकि रूस के साथ या फ्रांस के साथ ऐसी बात नहीं होती है, या इजराइल के साथ ये बात नहीं होती है। एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको देने को तैयार होते हैं वो, उसके बाद आपके लेटेस्ट मॉडल के साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी शेयर करने के लिए तैयार होती है कि अगर भारत की जरूरत के हिसाब से उसमें क्या क्या चेंजेस जरूरी है, या भारत फिर क्या क्या भारत को चाहिए। तो ये चीज जब उनको कहा जाता है तो वो करके देते हैं। तो वो चीज जैसे अभी राफेल मरीन की बात करेंगे तो जो भारत के लिए जो बन रहा है उसमें भारत की जरूरत के हिसाब से बन रहा है। अमेरिका यहाँ पीछे हो जाता है इन सब चीजों को लेके। इसमें अमेरिका का माइंडसेट आपके हिसाब से क्या रहता है कि उसका डोमिनेंस बरकरार रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली? मेन वही है कि उनका रहता है कि मेरी जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है वो बाहर ना जाए और मैं सुपर लीड करूं। लेकिन होता ये है कि आप एडवांस बनाते हैं लेकिन दूसरे कंट्री भी इस लाइन में काम कर रहे होते हैं। और भारत को ही अगर एग्जाम्पल के तौर पे रशिया को देखेंगे, फ्रांस को देखेंगे, तो अमेरिकन डिफेंस से उपकरण से ज्यादा बेटर चीजें बना रहे हैं, दूसरे को दे भी रहे हैं। और भारत ने भी सीखा है कि दूसरों से लेने के बाद अपने इंडिजीनियस कैसे डेवलप किया जाए। तो भारत ने तेजस डेवलप करके दिखाया जो दुनिया में टॉप, मतलब अगर राफेल टॉप है तो तेजस भी कहीं कम नहीं है। मतलब उस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक हाईटेक बना करके दुनिया के सामने पेश भी किया है। तो कहने का सेंस कि अमेरिका जो है वो अपनी सुपरमेसी के चक्कर में रहता है, और इसीलिए पाकिस्तान से अगर कोई डील होती है या कुछ होता है तो भारत को उतना कोई खतरा या उतनी कोई बात नहीं लगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ढिल्लो साहब, यहाँ पर एक और चीज़ है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसका जिक्र कहीं ना कहीं भद्रा साहब ने भी किया है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग। तो क्या अभी जो डील हुई है इसमें कोई ऐसा प्रोविजन दिखाई देता है कि टेक्नोलॉजी भी शेयर हो? देखिए, एज ए पॉलिसी भारत ने जितनी भी डिफेंस करी है, डील करी है, उन सब में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक मेन क्लॉज रहता है कि ताकि हम उस इक्विपमेंट को फेजेस में यहाँ बनाना शुरू करेंगे और अल्टीमेटली वो चीज सारी यहाँ मैन्युफैक्चर होगी। चाहे वो मिग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जो पहले भी एयरक्राफ्ट आए हैं, जैगुआर भी हो, ये सब कुछ चीजें हमारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक बेसिक मुद्दा होता है किसी भी कंट्री से डील करने का, कि आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे तभी हम उस चीज को खरीदते हैं। तो जाहिर तौर पे इसमें भी रेफल में वही है, इसमें भी जो पहले वाला था उसका भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह यहाँ हुए, जो उसकी ओवरहॉलिंग होगी, सब कुछ होगा, तो यहीं पे सारा कुछ होगा। तो ये तो हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, GSQR जैसे कहते हैं, उसमें होते हैं कि हर इक्विपमेंट में जो हम चाहे बॉम्ब डिस्पोजल का हो, किसी और का हो, टैंक हो, गन हो, राइफल हो, कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम साथ में चाहते हैं उसके, और ये चीज बाइंडिंग होती है। लेकिन अब एक सिनेरियो हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान भी ये कोशिश करता है कि वो कोई डिफेंस डील करे, जैसा कि हम भी डिफेंस डील के जरिए एक तरह का मैसेज जरूर जाता है
कि एक तो क्रूशियल सिचुएशन बनी हुई है, ऊपर से डिफेंस डील हो रही है, तो हमारे जो दुश्मन देश हैं वो हड़बड़ा जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। अब मानकर ये चलते हैं कि पाकिस्तान भी इस सिनेरियो में कोई डिफेंस डील कर लेता है, मान लीजिए अमेरिका के साथ कर लेता है, और अमेरिका भी इस बात को लेकर राजी हो जाए, तो फिर भारत के पास क्या ऑप्शन है? नहीं है उसके लिए। वो एक पेपर डील चाहे वो चाइना के साथ जाए, अमेरिका के साथ करे, और उसमें ये होगा कि ये चीज हमें 2028 में आ जाएगी, 2027 में आ जाएगी। उनको पता है कि 27 तक जनता भूल जाएगी कि हुआ क्या था, पाकिस्तान कहाँ होगा, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। पर ऐसा ऐलान जरूर था हर मिसाइल के बाद, हमारी मिसाइल के बाद उन्होंने कहा कि हमने भी ये मिसाइल डेवलप कर ली, जबकि उनका डाटा थोड़ा बहुत चोरी करके कहीं से असेंबल करके कोई फालतू का ट्रायल किया होता है। वो मिसाइलें कभी बनी ही नहीं है, जितनी आई है 100% चाइना से आई है। यहाँ पे भी वही है कि सिर्फ अपने अवाम को दिखाने के लिए एक मॉडल दिखाए जाएंगे, एक डील दिखाई जाएगी, इस कंट्री से आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और उसकी स्लाइडें दिखाई जाएगी। एक्चुअल में पाकिस्तान ऐसा कोई भी इक्विपमेंट लेटेस्ट हाईटेक खरीदने की पोजीशन में है ही नहीं, पैसा उनके पास है नहीं है, जो ऑलरेडी इक्विपमेंट है उसके स्पेस के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पर जरूर एक डील जरूर करी जाएगी अपने अवाम को दिखाने के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। भद्रा साहब, पाकिस्तान की क्या कोई इस पूरे सिनेरियो को देखे कि क्या कोई हैसियत नजर आती है कि वो अपने दम पर कोई डिफेंस डील कर ले? आई थिंक ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की दो तरह से चीज़ें हैं। एक तो इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि आप कोई हैवी डील कर सके। दूसरा, वो दूसरे कंट्री जैसे चीन के साथ ही उनकी डील होती है या अमेरिका के साथ ही डील होती है, तो दोनों ही कंट्री उस पर रिलायबल नहीं है, उसके भरोसा नहीं है कि इसको अगर हम हाईटेक दे देंगे तो उसका मिसयूज करेगा, क्या करेगा। क्योंकि चाइना को और अमेरिका को देखेंगे तो दोनों का बहुत बड़ा स्टेक इंडिया के साथ। चाइना का जो डील है, आप देखिए कि डील के मामले में चाइना का व्यापार घाटा चाइना के पक्ष में है। हम $100 अरब चाइना से ज्यादा आयात कर रहे हैं। तो चाइना जितना भारत पे निर्भर है अपने ट्रेड को लेकर के, उतना वो अमेरिका ये पाकिस्तान पे नहीं निर्भर है। वही चीज अमेरिका के साथ है कि अमेरिका भारत पे जितना व्यापारिक रूप से निर्भर है उतना पाकिस्तान में नहीं है। तो दोनों ही कंट्री के लिए पाकिस्तान का उपयोग सिर्फ इतना है कि दक्षिण एशिया में उसको एक अड्डा, सैन्य अड्डा वहां मिला हो जहां से कि वो बाकी पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों को कंट्रोल कर सके। और इसके लिए जितनी मदद की जरूरत पड़ती है वो थोड़ी बहुत पाकिस्तान को देते रहे, लेकिन कोई विश्वसनीय सामरिक पार्टनर या भारत के खिलाफ उसको खड़ा करना दोनों ही देशों के हित में नहीं है। और पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि चीन और अमेरिका के सिवा तीसरा कोई देश नहीं है जो डिफेंस के मामले में उसकी मदद कर सके। रूस के पास वो जाना चाहेगा, लेकिन रूस अपने बड़े जो डिफेंस पार्टनर है इंडिया, उसके पैर में क्यों कुल्हाड़ी मारेगा? बाकी कंट्री के साथ वो जा नहीं सकते, कुछ भी कर सकते, कोई देश उसको देगा नहीं। और जिस तरह से आतंकवाद को लेके दुनिया में पाकिस्तान की छवि बनी है पिछले 10-20 सालों में, एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे लोग देखते हैं, तो कोई भी जो मैच्योर कंट्री है वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी हाईटेक चीज देने में डरेगा, देगा नहीं। उसको उतना ही देगा जितना कि मतलब काम भी हो जाए, वो खुश भी हो जाए और काम वो डीपली स्ट्रेंथ ना बना पाए। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है और इस समय में भारत हर तरह से एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है। जी, ठीक है। ढिल्लो साहब, एक सवाल छोटा सा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 10-20 सेकंड में आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पता है कि एक्सप्लेन बहुत ज़रूरी करना होता है, लेकिन संक्षिप्त में सवाल ये है कि इस सिनेरियो का फ़ायदा कुछ देश उठाते हैं और वो कहीं ना कहीं एक सौदागर के रूप में सामने आते हैं ताकि वो अपने अपने वेपन्स जो बनाए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। कई एग्जाम्पल हिस्ट्री में भी हैं, इतिहास में भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल 100% सच बात है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड को वेपन बेचे इसलिए जाते हैं कि उनकी फैक्ट्रियां चले, और थर्ड वर्ल्ड में लड़ाइयां इसलिए करवाई जाती हैं उनको पंप देके, फंडिंग देके, ताकि उनके इंडस्ट्री जो चले, उनके वेपन बिके। यही तो चीज होती है, यही तो व्यापार बड़े कंट्रीज का। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।